हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है नीट प्रीवियस ईयर का वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे एक क्वेश्चन बेटा आता है। इसके सिलेबस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपको जानना जरूरी है, फिर आपको इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंज लॉ, डायनेमिक ईएमआई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड, पीरियोडिक ईएमआई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ये सब बेसिक चीज़ें कुछ जानना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले जैसे कुछ फार्मूले आपको बता दे रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख के उनको याद करिए। इसका मैंने वीडियो बना दिया है जो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का। उसमें है क्या, चूँकि लॉकडाउन के शुरुआत में बना था तो उस समय उतना अच्छा सिस्टम था नहीं, तो वीडियो जो है 360p तक ही जा रहा है या 280p तक ही मोबाइल में जा रहा है, लेकिन लैपटॉप और अगर आप टैब में देखेंगे तो आपका क्या है, फुल आपका 480 पे दिखाएगा, जिसमें अक्षर साफ साफ दिखाई देंगे। 3-4 वीडियो इसके साफ नहीं है, बाकी उसके बाद क्या है वीडियो साफ होने लगे थे, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा, जिन बच्चों ने देखा नहीं होगा, उनको क्या है इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बेटा। इसके लिए एलिमेंट्री सर्किट, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतना ही जरूरी है, लेकिन एलिमेंट्री सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड ये आपको आना चाहिए। और ये जस्ट जो है वह आपका क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के कारण जो है उसका अपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कैरिंग वायर का एकदम जस्ट अपोजिट है। तो इसमें शुरुआत जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स से होती है। तो क्या क्या फार्मूले आते हैं, 10 मिनट का जो शॉर्ट रिवीजन हम लोग करते हैं, हर सेक्शन में कर रहे हैं, उसको कर लिया जाए 10 मिनट में, 10 मिनट्स में सारे शॉर्ट रिवीजन। और जो ये फार्मूले होंगे देखिएगा उसी फार्मूले पे आपका क्या क्वेश्चन आएगा, उससे अलग नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर सरफेस, उस सरफेस से कोई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही है, उससे एरिया नॉर्मल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू वह होता है BA cos थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, जहां थीटा किसके एरिया नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट इसकी होती है वेबर। सीजीएस यूनिट होती है 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। अगर प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, if the plane of coil parallel to magnetic field, plane of coil parallel to magnetic field, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, कई बच्चे 0 डिग्री समझ लेते हैं, तो थीटा 90 डिग्री, क्योंकि इसके नॉर्मल से एंगल बनेगा ना, ये देखिए नॉर्मल से बनेगा, तो थीटा 90 डिग्री होगा और उस समय फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन में अगर बोले प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब समझ लेना कि थीटा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वह BA होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जो फैराडे का लॉ है, फैराडे ने यह कहा था कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है -N d∅dt होगा, -N d∅dt होगा, जहां d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E/R, EMF अपॉन R। इंड्यूस्ड चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I dt। देखिएगा ये सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे। ठीक है, Q इक्वल टू I dt या N d∅ अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इंड्यूस्ड चार्ज टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। इंड्यूस्ड हीट H इक्वल टू E² अपॉन R dt, E की वैल्यू रख देंगे N d∅dt का होल स्क्वायर इंटू dt अपॉन R, ये इंड्यूस्ड हीट हो गया। उसी तरह से इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ EMI या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ EMI, ये देखिए E in डॉट dl, E in का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, E in का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, E in डॉट dl इक्वल टू -d∅dt, ये ध्यान दीजिएगा, -d∅dt। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, क्या अगर कोई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है R रेडियस में, इसके कारण जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E in इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। याद रखिएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इसमें जो किया गया कार्य होता है वह पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है,
पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। भाई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो वर्क होते हैं ना। कंजर्वेटिव में वर्क डन क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड और सर्कुलर कंसेंट्रिक होती हैं। क्लोज्ड और सर्कुलर और कंसेंट्रिक होती हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड, सर्कुलर और कंसेंट्रिक होती हैं। क्लोज, सर्कुलर और कंसेंट्रिक होती हैं। लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, यह क्या कहता है, यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। उस कारण का यह विरोध करता है जिसके कारण क्या है, उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड करंट जिसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसका वह विरोध करता है। आई बात समझ में? जिसके कारण मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, रिलेटिव मोशन के कारण, जिसके कारण वह उत्पन्न होगा उसी कारण का वह क्या है, अपोज करता है। अब जैसे मान लीजिए, क्या कहने का मतलब है, एक मैग्नेट के नॉर्थ कॉइल को, नॉर्थ पोल को अगर हम किसी कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो देखिए, अब जब नॉर्थ पोल को ले जाएंगे तो क्या होगा, जब हम ले जाएंगे तो यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। जैसे आप किसी के घर गए और घर का दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब आपके आने का वह अपोज कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही जब नॉर्थ पोल को ले गए तो दोनों में रिपल्सन होने लगा, तो क्या यह रिपल्सन उसके मोशन का अपोज करेगा कि नहीं? भाई यही तो है डेफिनेशन, उसके मोशन का वह अपोज करेगा। इसी के कारण यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, प्रोड्यूस होगी। इसी के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर हम इधर से देखते हैं, ये देखिए, अगर इधर से हम देखते हैं तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और यही अगर कॉइल ऐसे होता है, कॉइल ऐसे होता है, यही अगर इधर से हम देखते हैं, इधर से देखते हैं तो ये क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। फिर इसमें एक वर्ड आएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आएगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होगा, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये क्या होता है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। याद रखिएगा, ये कौन सा फिंगर, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये क्या बताता है, ये थंब वेलोसिटी को बताता है। थंब जो है वेलोसिटी को बताता है। और ये क्या बता रहा है, ये देखिए क्या बता रहा है, ये इंड्यूस्ड करंट को बता रहा है। किसको बता रहा है, इंड्यूस्ड करंट को बता रहा है। तो ये इंड्यूस्ड करंट को बता रहा है। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में थंब जो है वह किसको बताता है, वेलोसिटी को, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को बताता है। और याद रखिएगा, इंड्यूस्ड करंट जो होती है उसकी दिशा जैसे सेल के अंदर वाली करंट नहीं होती है, सेल के अंदर उस तरह से होती है। ठीक है, ये देखिए सेल के अंदर करंट कैसे होती है, माइनस से प्लस तक होती है, माइनस से लेके प्लस तक। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो होता है वह लोअर पोटेंशियल से लेकर कहां तक होता है, हायर पोटेंशियल तक होता है। लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड, रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, E = VBL। और याद रखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो कोई दो एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हुए हो, और अगर मान लीजिए दोनों में से कोई पैरेलल हो गया, जैसे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया, ठीक है, या वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया, तो समझ जाइए कि रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वह जीरो होगा। तो ये बात हमने लिख दिया है, एनी टू पैरेलल, V पैरेलल टू V और B पैरेलल टू E, E = 0। इफ एंगल बिटवीन V एंड L थीटा, देन E = VBL साइन थीटा। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बताता है। याद रखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड पूरे फिजिक्स में, इंटरमीडिएट के फिजिक्स में ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। और यह है E = L.V क्रॉस B, E = L.V क्रॉस B। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, E = E/R, VBL/R। इंड्यूस्ड पावर क्या होता है, E²/R या V² B² L²/R। इंड्यूस्ड फोर्स क्या होता है, F = BIL, ये क्या हो गया, B² L² V/R हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, रॉड दे या ये कहे साइकिल में, साइकिल के व्हील में तीलियां हैं, वह रोटेट कर रहा है, तो याद रखिए उसके सेंटर और एंड के बीच में, मतलब ये यहाँ A और B के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हाफ VBL या हाफ B ω L² होगा, जहाँ ω इसकी एंगुलर वेलोसिटी है।
फैराडे डिस्क क्या होता है, फैराडे डिस्क में भी इसी तरह से अगर कोई डिस्क किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो उसके सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच, याद रखिएगा सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है। पीरियोडिक ईएमआई क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां ई नॉट क्या होगा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, और आई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट क्या होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, अगर कोई कॉइल है और उस कॉइल में क्या है करंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है तो उसमें उसका फ्लक्स चेंज होता है, और उसका जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये फ्लक्स चेंज अपॉन करंट के बराबर होता है, एन बी ए अपॉन आई के बराबर होता है, एन बी ए अपॉन आई के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस यल डी आई बाई डी टी, ई इक्वल टू माइनस यल डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसके आगे फार्मूला देखते हैं। अब देखिए भाई 19वां फार्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सर्कुलर लूप। कोई भी अगर सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप में, जैसे ये सर्कुलर लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल इक्वल टू क्या होगा, एन बी ए या बी सर्कुलर फील्ड का, सर्कुलर वायर का क्या होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर, रखेंगे तो एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर अपॉन टू होगा। आप देख रहे हैं यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड, परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट से इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान कान खोलकर सुन लेना, करंट से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि फार्मूले में देखिए कहीं करंट नहीं है, ठीक है, करंट से इंडिपेंडेंट होता है। अब देखिए यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर एरिया को हम 2 टाइम्स बढ़ा दें, यन अगर कांस्टेंट है और एरिया को इंक्रीज कर दें 2 टाइम्स, याद रखना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन √2 टाइम्स हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन √2 टाइम्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए जैसे मैंने ये बनाया है, इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तो जब करंट इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट उसका अपोज करेगा, उसके विपरीत में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। तो याद रखिएगा जब विपरीत में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा वह माइनस होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा प्लस होगा। तो इसको अगर हम सेल की तरह मानेंगे, ये देखिए ये प्लस हो गया ई का और ये भी प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ई नेट जो हो गया ई माइनस ई हो गया, ई नेट कितना हो गया ई माइनस ई हो गया। तो ये देखिए ई नेट जो हो गया वह ई माइनस ई हो जाएगा। फिर ये देखिए इसमें क्या है, इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है इसमें डिक्रीज, तो करंट अगर डिक्रीज करता है तो इंड्यूस्ड करंट उसका सपोर्ट करता है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो उस दशा में अब नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा ई प्लस ई हो जाएगा। देखिए ये सोर्स सेल है और ये जो हुआ है, ठीक है, तो ई प्लस ई हो जाएगा, ठीक। फिर ऐसे ही अगर 2 कॉइलों के बीच में स्टैटिक ईएमआई जो प्रोड्यूस होता है उसके कारण जो इंडक्शन होता है उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यह जो म्यूचुअल इंडक्शन एम इक्वल टू होता है दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू पहले कॉइल के कारण चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले कॉइल के कारण चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई होता है, यानी N2 B1 A2 अपॉन आई। याद रखिएगा N2 इसका, B2 इसके कारण, B1 इसके कारण और A2 इसका, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है, माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, याद रखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्शन है इक्वल टू N2 B1 A2 अपॉन आई होगा, N2 B1 A2 अपॉन आई होगा। B1 इसके कारण, बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर रखेंगे तो m म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। याद रखिएगा जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वह रिलेटिव परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब इनके बीच में जो मटेरियल रखा गया है उस पर डिपेंड करता है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है।
ठीक है, याद रखिएगा बाहर वाले के रेडियस पे डिपेंड करता है और अंदर वाले के रेडियस और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। बाहर वाले के रेडियस पे, भाई रेडियस पे डिपेंड करेगा तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। और म्यूचुअल इंडक्शन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कॉइल इस तरह से रखे हैं, ऐसे रखे हैं, तब देखिए मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। लेकिन यही कॉइल एक ऐसे है, एक कॉइल ऐसे है, ऐसे एक कॉइल, तो याद रखिएगा उतना फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोनों कॉइलों के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, घटता है। दोनों कॉइलों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन घटेगा। इसी बेसिस पे यहाँ पे एक डिफिनीशन आती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू प्राइमरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू प्राइमरी कॉइल। ये K इक्वल टू जो होता है यम अपॉन रूट L1 L2। जैसे अगर कोई एक सिंगल कॉइल है तो उसमें केवल सेल्फ इंडक्शन होगा, लेकिन अगर दो कॉइल है तो इनमें तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही, साथ में इनका तो अपना सेल्फ इंडक्शन भी तो होगा, अपना सेल्फ इंडक्शन भी तो होगा। इसीलिए K इक्वल टू एम अपॉन रूट L1 L2। जब कॉइल टाइटली बंधे होते हैं, एक दूसरे से एकदम टाइट बंधे होते हैं, तो याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K की वैल्यू 1 होती है। अगर एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल है दूर है, ऐसे दूर, वो भी 90 डिग्री उनके बीच का एंगल है, दोनों के फ्लक्स के बीच का, तो याद रखिएगा ठीक है उस समय K 0 होता है। ठीक है, और K की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है स्टोर इंडक्टर में, U इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, अगर दो इंडक्टर को सीरीज में जोड़ा जाए तो Ls इक्वल टू L1 प्लस L2 होता है, और यदि उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन दिया हो तो प्लस माइनस 2m। प्लस का मतलब है जब इन दोनों के बीच का फ्लक्स सपोर्ट करेगा तो प्लस होगा, जब इन दोनों के बीच का फ्लक्स अपोज करेगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन याद रखिएगा आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नीट में नहीं आया है जिसमें यम दिया गया हो। जनरली यही आया है कि Ls इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। तो अगर दिया होगा तो हाँ बोलेगा फ्लक्स सपोर्ट कर रहा, फ्लक्स अपोज कर रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे क्या कहने का मतलब, यही अगर इस तरह से ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में LP इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 माइनस यम स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस 2m, प्लस माइनस 2m। याद रखिएगा अगर फ्लक्स सपोर्ट करता है तो प्लस 2m होगा, फ्लक्स अगर अपोज करता है तो याद रखिएगा माइनस 2m होगा। अगर फ्लक्स सपोर्ट करेगा तो ध्यान देना प्लस 2m होगा, और अगर फ्लक्स अपोज करेगा तो ध्यान देना क्या होगा, माइनस 2m होगा। ठीक है, तो ये माइनस 2m हो जाएगा। फिर क्या करा है, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। ठीक है, LR सर्किट में करंट की ग्रोथ क्या होगी, कैसे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगा है तो इसमें करंट I इक्वल टू I0 1 माइनस e टू पावर माइनस R बाई L T होगा। याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन मिलता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की टाइम t इक्वल टू 0 होगा, और उस समय I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू 0 होगा। मतलब इंडक्टर जो है सर्किट में करंट नहीं जाने देगा, और इंडक्टर उस समय इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, या ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। ओपन सर्किट का मतलब वो करंट जाने ही नहीं दे रहा है। फिर उसी तरह t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की। ठीक है, याद रखिएगा I इक्वल टू क्या होगा, I0 होगा, और उस समय इंडक्टर प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। यही चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, अगर कोई चार्ज कैपेसिटर हो रहा है, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और करंट उसमें क्या होगा, I इक्वल टू I0 ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। भाई इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट आएगा। ये सब मैं CR सर्किट LR सर्किट सब मैं इसको विस्तृत रूप से पढ़ा दिया हूँ, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अब ये देखिए t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू I0 है, ये प्लेन वायर की तरह व्यवहार कर रहा है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे I इक्वल टू 0 है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह, ये देखिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। और डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट क्या होगा, I इक्वल टू I0 ई टू पावर माइनस R बाई L T। टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू क्या होगा, L बाई R होगा। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर Q इक्वल टू Q0 ई टू पावर माइनस T बाई R C। टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ इक्वल टू R C।
ईडी करंट क्या होती है? ऐसी करंट जो किसी बल्क पीस में, तार में नहीं, लोहे के टुकड़े में, बल्क पीस में, सॉलिड में, पूरे वॉल्यूम में, सरफेस पे अगर क्या है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होती है तो ऐसी करंट को एडी करंट कहते हैं। एडी करंट सर्कुलर करंट होती है, सर्कुलर कंसेंट्रिक करंट होती है। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए या तो लैमिनेटेड प्रोसेस लगाते हैं या तो स्लॉटिंग, काट देते हैं। स्लॉटिंग प्रोसेस से हम उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। एडी करंट के कई उपयोग भी हैं, कई लॉस भी हैं। जैसे उपयोग में डेड बीट गैल्वेनोमीटर है, इंडक्शन फर्नेस है, डायाथर्मी है, डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर स्पीडोमीटर है, कार के जो स्पीडोमीटर होते हैं, एनर्जी मीटर होते हैं, इनमें इसका प्रॉफिट होता है। नुकसान कहाँ होता है? मोटर में, जनरेटर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में, इन सब जगहों पे इसका क्या होता है? एडी करंट का नुकसान होता है। ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एडी करंट के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरे 31 बातें बताई, 31 बातें बताई। और इसी बेसिस पे ध्यान दीजिएगा, हमारे जो 2019 से लेके 2012 तक के जो क्वेश्चन है बेटा ना, एकदम याद रखिएगा। जो भी हमने 31 बातें लिख दी ना, जितने क्वेश्चन अभी तक आए होंगे याद रखिएगा इन्हीं बातों में होंगे। और जो 2020 में भी आएगा ना बेटा, याद रखिएगा वह इन्हीं बातों में होगा। तो एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई है, एक क्वेश्चन के लिए जंग है, एक क्वेश्चन के लिए बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है जो नीट 2019 का है। चलिए भाई, नीट 2019 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीट 2019 का पहला क्वेश्चन, चलिए भाई देखिए, नीट 2019 का पहला क्वेश्चन बेटा, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा, सॉल्व करता रहूँगा, आप लोग समझिएगा। समझने का तरीका क्या है? सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन चलेगा, आप लोग पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके अपने लगाइएगा, और अपने लगाने के बाद, ठीक है, अगर नहीं आएगा तब जाके हमारा सोल्यूशन देखिएगा। आ जाएगा तब तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, नहीं आएगा तब जाके हमारा सोल्यूशन देखिएगा। और देखिए नीट किस तरह का होता है, बहुत आसान होता है। एक बार इसको, हमारी बातों को फॉलो तो करिए। चलिए आइए, 6.1 क्वेश्चन है, स्क्रीन पे चल रहा है। 6.1 क्वेश्चन नीट 2019 का, नीट नीति, ठीक है। नीट नीति के लिए कैसी हो रणनीति, ठीक है। ये देखिए 6.1 करा कि 800 टर्न कॉयल ऑफ इफेक्टिव एरिया, 800 टर्न कॉयल है, n इक्वल टू दिया है 800, और इफेक्टिव एरिया जो दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर दिया है। केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब θ1 इक्वल टू पहले 0 रहा होगा, फिर θ2 इक्वल टू क्या हो गया? 90 हो गया, ठीक है। केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखिए हमने बोला था कि अगर कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो θ1 0 होता है, बोला था ना। कई बच्चे 90 बना लेते हैं, इसी कारण पिछले साल कई क्वेश्चन गलत कर दिए बच्चे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने वो दोनों बातों को जरूर नोट कर दिया था शुरुआत में ही। और θ2 इक्वल टू 90 डिग्री है, और b इक्वल टू जो दिया है बेटा 5 × 10⁻⁵ टेस्ला दिया है, ये दिया है। और टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा प्लेनर एक्सिस का 0.1 सेकेंड। करा इंड्यूस्ड EMF, बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन। इंड्यूस्ड EMF बताइए, इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू क्या होता है? -n φ2 -φ1 अपॉन क्या? टाइम होता है। क्यों भाई, यही तो होता है। या E इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए? n b a, ये हो जाएगा। एरिया तो सब में सेम है, क्या होगा? cos θ2 cos θ1 अपॉन t, यही माइनस में होता है ना। अब देखिए बेटा क्या है, n आपको दिया है, n 800 दिया है, b आपको दिया है, b 5 × 10⁻⁵, a दिया है, a 0.05, और cos θ2 cos 90 हो गया, और cos 0 हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और t कितना हो गया? 0.1। सबको अगर रख देंगे तो आपका कौन सा आंसर आएगा? डी वाला आंसर आएगा। कौन सा आएगा? डी वाला। देखा कितना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे, ठीक है, तो ये 2020 आपका होगा। बहुत ही विपत्ति वाला समय है,
ठीक है, कोरोना से जंग लड़ना है, आप ही लोगों को भैया क्या है, कोरोना की दवा भी खोजना है। देखिए अभी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जल्दी से पढ़ो, जल्दी से खोजो, जल्दी से सिलेक्शन लो, खूब मन से पढ़ो बेटा। ठीक है, अब 6.2 देखिए, 6.2 क्या कह रहा है, 6.2 ये 6.2 क्वेश्चन आपका एबी नीट 2019 का उड़ीसा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 6.2 उड़ीसा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैंने आपको थियरी में बताया है, छोटा सा करा है। साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। साइकिल व्हील है, ये देखिए साइकिल में इस तरह से व्हील होती हैं, ये देखिए साइकिल व्हील है, इनका रेडियस दिया है 0.5 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड और बी दे दिया है 0.1। ठीक है, करा था ईएम जनरेट बिटवीन सेंटर एंड रिम, इसके और इसके बीच में। तो याद रखिए जो ईएमएफ होता है नंबर ऑफ ये जो तीलियां होती हैं, नंबर ऑफ तीलियां, इनसे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये सारी तीलियां पैरेलल में होती हैं और पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है। और अभी हमने बताया है कि कोई एक रॉड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, तो अभी हमने बताया था फार्मूले में, क्या बताया था, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। बोलो भाई, बताया था कि नहीं? ये चाहे कोई डिस्क हो, चाहे किस तरह का हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये। तो ई इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बताया था। जहां आपको बी पता है, ओमेगा पता है, आर पता है, सब कुछ रख दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, बी वाला आएगा। कौन सा आएगा, बी वाला होगा। ये 6.2 का हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं 6.3। 6.3 मुंहजबानी है। ठीक है, 6.3 2019 का मुंहजबानी है। ठीक है, ये देखिए मुंहजबानी है, ये आपका नीट 2019 में आया था। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द ईडी करेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द ईडी करेंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। तो इंडक्शन फर्नेस में तो यूज होता ही है, अभी हमने बताया था कि एडी करंट का यूज, देखिए कितना छोटा छोटा आसान आ जाता है, बहुत आसान। इंडक्शन फर्नेस में तो यूज होता ही, घरों घरों में इंडक्शन चूल्हे चले हैं। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, हाँ है ही, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होते हैं ट्रेनों के, वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता ही है। फिर बोला इलेक्ट्रिक हीटर, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक हीटर बोला है, इलेक्ट्रिक हीटर बोला है। मैग्नेट में तो यूज होता ही है। फिर बोला इलेक्ट्रिक हीटर बोला है, क्या बोला है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में आपका एडी करंट का कहीं यूज होता है, जो घरों में हीटर होता है उसमें यूज होता है, कहीं इंडक्शन चूल्हे नहीं, घरों में जो नॉर्मली हीटर होता है तो नहीं यूज होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो 6.3 का कौन सा सही है, डी। अब चलिए 6.4 पे चलते हैं, 6.4 पे चलते हैं, 6.4 पे चलते हैं। 6.4, आइए भाई 6.4 पे चलते हैं। चलिए 6.4 क्या कर रहा है, नीट 2018 का आपकी नीट नीति की रणनीति बड़ी अच्छी होनी चाहिए भैया। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिए, नीट नीति की रणनीति ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो करा है कि द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल। बहुत आसान, ठीक है, 25 मिली जूल। तो U इक्वल टू दे दिया है कितना, 25 मिली जूल दे दिया है। देखिए U इक्वल टू 25 मिली जूल। करंट इन इंडक्टर्स I इक्वल टू 60 मिली एम्पियर दे दिया है। करा इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। तो बताइए अभी मैग्नेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला बताया था। देखिए कितना आसान आता है बेटा, थोड़ा सा मेहनत करो। ये देखिए U भी दे दिया है, ये देखिए ये दे दिया है, I दे दिया है, L पूछा है, क्या L निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, D वाला होगा। अगर इसको फाइंड करेंगे तो कौन सा होगा, D वाला होगा। बहुत ही आसान, कैलकुलेशन करिए। ठीक है, अब चलते हैं 6.5 पे चलते हैं। चलिए भाई 6.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए 6.5 क्वेश्चन, ये आपका नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। 6.5, चलिए भाई 6.5 नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन। तो क्या कर रहा है, नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
करा बेटा लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर हैज 2 × 10⁴ टन्स पर मीटर. At the center of solenoid, a coil of 100 tons of radius 0.01 meter is the placed with its axis coinciding with a solenoid axis. The current in the solenoid reduced at the constant rate 0 ampere to 4 ampere, 0 ampere to 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil, total charge flowing through the coil आपको बताना है क्या होगा. चलिए भाई क्या क्या है पहले चित्र बना लेते हैं. चित्र बना के सारी चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं, तब जाके क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में दम नहीं है, घबराइएगा मत. जैसे एक सोलिनॉइड दिया गया है, इस सोलिनॉइड का डायमीटर भी दे दिया है. ठीक है, ये देखिए डायमीटर दे दिया, इसका डायमीटर दे दिया d इक्वल टू कितना दिया 0.1 मीटर. इसका टर्न डेंसिटी स्मॉल n कैपिटल N बाई L दे दिया है 2 × 10⁴. ठीक है, टर्न्स पर मीटर दे दिया है. एट द सेंटर सोलिनॉइड कॉइल, एक कॉइल प्लेस्ड है. कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया 100 टर्न्स, और इसका जो रेडियस दिया गया 0.01, और इसमें जो करंट है वह 0 से 4 एम्पियर तक. ठीक है, 0.05 सेकेंड में आ रही है. और इसका जो रेजिस्टेंस दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कैपिटल R दे दिया है 10 पाई स्क्वायर ओम. करा है कि आपको क्या बताना है, आपको चार्ज बताना है. क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको चार्ज बताना है. तो चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज के लिए अब चलिए उल्टा चलते हैं. चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा. ठीक है, चार्ज Q के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज Q क्या होगा. देखिए अगर हम चार्ज Q को लिखते हैं तो चार्ज Q को लिखेंगे तो I dt लिखेंगे. ये देखिए I dt लिखेंगे. I क्या लिखेंगे, E बाई R लिखेंगे. ठीक है, E क्या लिखेंगे d फाई बाई, देखिए E d फाई बाई dt. तो इसका मतलब d फाई बाई क्या होगा R. क्यों भाई d फाई बाई R हो गया है ना. ठीक है, d फाई बाई R हो गया. फाई क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फाई क्या होगा बी ए बाई आर होगा. देखिएगा फाई क्या होगा, बी ए बाई आर होगा. ये ध्यान दीजिएगा, फाई क्या होगा, बी ए बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. फाई जो है वह बी ए बाई आर हो जाएगा. मतलब फाई यहाँ पे बी ए, मतलब बी का मतलब इसका नंबर ऑफ टर्न्स, बी का मतलब ये. ठीक है, और ये बी ए बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. अब देखिए B क्या हो जाएगा, ये फाई क्या हो जाएगा, फाई इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होना है ना. तो जब इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होना है तो फाई क्या हो जाएगा एन बी ए. ये देखिए एन बी ए हो जाएगा. फाई कितना हो जाएगा एन बी ए. अब चलिए Q इक्वल टू एन बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए अपॉन कितना हो जाएगा R. ये आपका हो गया. ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको, क्या है म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना है. ये बी किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी. मतलब ये एन किसका होगा, एन कॉइल का होगा, बी किसका होगा सोलिनॉइड का होगा, ए किसका होगा कॉइल का होगा. ठीक है, अपॉन आर. तो देखिए एन कॉइल का हो गया, सोलिनॉइड के अंदर इनफाइनाइट लेंथ के सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, और ए किसका हो गया कॉइल का हो गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए एन की वैल्यू दी गई है. एन की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 100. म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷. स्मॉल एन दे दिया है 2 × 10⁴. करंट दे दिया है 0 से 4 हो रहा है. याद रखिएगा, करंट दे दिया है 0 से 4 हो रहा है. क्यों भाई, अरे करंट तो दे दिया है ना 0 से 4. तो जब 0 से 4 हो रहा है तो 0 से 4 का मतलब क्या हो गया भैया, 0 से 4 का मतलब 4 - 0 इक्वल टू क्या होगा 4. एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ये देखिए पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर. और अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताइएगा, रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर हो गया. रेजिस्टेंस क्या हो गया 10 पाई स्क्वायर हो गया. तो क्या चार्ज ही न पूछा था आपसे, बताइए भाई, चार्ज ही न पूछ रहा है, किस चीज़ को पूछ रहा है,
चार्ज को पूछ रहा है, तो चार्ज ही तो आपसे पूछ रहा है। तो अभी बताइए क्या चार्ज निकल गया कि नहीं? इसमें सबकी वैल्यू अगर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बी वाला ऑप्शन आएगा, 32 माइक्रोकूलम आएगा। क्या आएगा? 32 माइक्रोकूलम। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। तो बेटा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को। याद रखिए, हमको इसमें क्या है, चार्ज फाइंड करना है। तो इसके लिए चार्ज फाइंड करने के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए और इसका एरिया होना चाहिए। क्यों भाई? म्यूचुअल इंडक्शन का तो ही कॉन्सेप्ट है ना। तो Q = φ/r होगा। फाई क्या? इसका नंबर ऑफ टर्न्स n। बी किसका? सोलिनॉइड का। ए किसका? ये सोलिनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni होता है, μ0 Ni होता है सोलिनॉइड के सेंटर पे। सब कुछ रख दिया, कैलकुलेशन किया, तो बी ऑप्शन हमको क्या है? मिलेगा, बी ऑप्शन मिलेगा। अब चलते हैं 6.6 क्वेश्चन पे। बड़ा 6.6 क्वेश्चन जो था, बड़ा विवाद वाला क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। ये विवाद क्वेश्चन था, मतलब इसका ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा था, ठीक है, इसका ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन मैं तब भी तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फिर फ्यूचर में आ सकता है। 6.6 क्वेश्चन नीट 2017 में। देखिए, मैंने अपने चैनल पे LR CR AC का भी बताया है और LR CR DC का भी मैंने बताया है। उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चनों को आप क्या है, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 6.6 में कर रहा है, नीट 2017 में फिगर शो ए सर्किट। एक फिगर है, ये देखिए फिगर है, 9 वोल्ट का एक बैटरी है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, और ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, और ये देखिए ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इंडक्टर है। ये आपका कितने ओम का है? ये आपका 9 ओम का है, 9 ओम का है, 9 ओम का है, और ये 18 वोल्ट की बैटरी है। अब कहा है कि द करंट आई थ्रू बैटरी, करंट आई थ्रू बैटरी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, मतलब स्विच को बंद करने के तुरंत बाद आप सर्किट में करंट बताइए। स्विच को बंद करने के तुरंत बाद आप सर्किट में करंट बताइए। तो बेटा एक बात याद रखे रहिएगा, बच्चा लोग एक बात याद रखिएगा कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग क्या होता है, इंडक्टर अपने अंदर से करंट नहीं जाने देता है और कैपेसिटर अपने अंदर से करंट पास कर लेता है। अभी जैसे मैंने LR और CR सर्किट में बताया था, LR सर्किट में क्या होता है, LR सर्किट में I = I0 1 - e⁻⁻r/L होता है, और CR सर्किट के ग्रोथ में जो करंट होता है, अभी मैंने बताया था I0 e⁻⁻r/L होता है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग का मतलब T = 0। तो अगर T = 0 रखेंगे तो E पे 0 का मतलब 1, यानी I = 0 हो गया। यहाँ T 0 रखेंगे तो E पे 0 का मतलब 1, यानी I = क्या हो गया, I0 हो गया। यानी क्या कहने का मतलब है, अगर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की है तो LR सर्किट में कोई करंट पास नहीं करेगी, इंडक्टर वाली सर्किट में कोई करंट पास नहीं करेगी। याद रखिएगा, LR वाली सर्किट में कोई करंट पास नहीं करेगी। और CR वाली सर्किट में देखिए मैक्सिमम करंट जा रही है। देखिए CR वाली सर्किट में मैक्सिमम करंट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की जो होता है, इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और अपने अंदर से करंट नहीं जाने देता है, ठीक है। और कैपेसिटर प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है। प्लेन वायर मतलब उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है और अपने अंदर से करंट जाने देता है। इसका मतलब इसमें करंट कैसे आएगा, देख लीजिए, ये देखिए इसमें से करंट आएगा इसमें। अब यहाँ करंट इधर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए I 0 है, तो इस पूरे लाइन में कोई करंट नहीं जाएगा। फिर ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए। अब देखिए यहाँ से भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ ये इंडक्टर आ गया, तो ये इंडक्टर हाई रेजिस्टेंस है, तो ये अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा, तो अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा, तो ये करंट यहाँ नहीं जाएगा। अब ऐसे होते हुए करंट, चूंकि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ऐसे होते हुए, दोनों होते हुए करंट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 9 ओम और 9 ओम पैरेलल में हो गया,
तो 9 ओम और 9 ओम पैरेलल में हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 1/RP इक्वल टू, ठीक है, 2/9 या RP इक्वल टू 4.5 ओम हो गया। या करंट I इक्वल टू क्या हो गया 18/4.5 या I इक्वल टू क्या हो गया, कितनी बार गया ये, ठीक है, 4 एम्पियर आंसर आना चाहिए था। कितना आंसर आना चाहिए था, लेकिन 4 एम्पियर कोई ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए ना 0.2 एम्पियर, ना 2 एम्पियर, 0 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर कोई नहीं दिया है, इसीलिए इस साल क्या था, ठीक है, ये गलत था, ठीक है। और इसका बोनस भी दिया था नीट ने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, नीट ने अपनी गलती को स्वीकार किया था बाद में, ठीक है, बोनस भी दिया था। तो ये हो गया 6.6 नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब चलते हैं 6.6 नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन। तो चलिए 6.7 पे चलते हैं। देखिए 6.7 क्या करा, 6.7 आपका, चलिए भाई 6.7 नीट सेकंड 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये भी है। करा 2 प्रकार का लूप दिया है। ये देखिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ये R रेडियस में है और ये dV/dt है, और ये बड़ा वाला रेडियस R है, और एक बगल में दिया है केवल कैपिटल R दिया है, इसका नाम 2 है। करा क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द रिस्ट्रिक्टेड विद इन द रीजन ऑफ रेडियस R द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टाइम एट ए रेट dV/dt, ये dV/dt है। dV/dt का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, ये वेरिएबल होगा लेकिन dV/dt कांस्टेंट होगा। और लूप 2 में ये R रेडियस का दिया है, इज आउटसाइड द रीजन, इसके बाहर की तरफ है, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। देन द EMF जनरेटेड इज, तो सबसे पहली चीज़ भैया EMF जनरेटेड इज। अब आप यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए E इन डॉट DL इक्वल टू माइनस d∅/dt लगाएंगे। ये बताइए यहाँ ये बताइए E इन डॉट DL इक्वल टू d∅/dt लगाएंगे। ये बताइए जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो यहाँ पे d∅/dt क्या होगा, 0 होगा। तो क्या ये कोई फ्लक्स वक्स दे सकता है, दूसरा वाला नहीं दे पाएगा। लेकिन पहला वाला क्या है, पहला वाला देखिए क्या होगा, ये देखिए E इन डॉट DL इक्वल टू माइनस d/dt, ये देखिए BA हो जाएगा, BA, ठीक है, याद रखिएगा BA। A किसका लेंगे, A इसका लेते हैं, ये कैपिटल R वाले का एरिया नहीं लेते हैं। जितने में मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, जितने में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई होती है उसका एरिया लेते हैं। भाई वही तो आखिरकार फ्लक्स जनरेट कर रहा है ना, वही तो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस dV/dt और πr², चूँकि माइनस है नहीं, मैग्नीट्यूड में बोला है, ठीक है, नहीं बोला सॉरी, बोला है माइनस, माइनस बोला है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक बैठ रहा है, डी वाला, कि पहले लूप में माइनस dV/dt πr² इन लूप 1 एंड 0 इन द लूप 2 एंड 0 इन द लूप 2, ठीक है। तो ये आपका 6.7 का आपका क्या हो गया, डी वाला हो गया। अब चलिए 6.8 पे चलते हैं। 6.8 क्या कह रहा है, चलिए 6.8 आपका है, नीट फर्स्ट 2016 से है, ठीक है। चलिए देखिए 6.8 ये क्या है आपका, नीट फर्स्ट 2016 कह रहा है लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 1000 टन, एक सोलिनॉइड है उसका 1000 टन है। कितना टन है, 1000 टन। करंट क्या है, 4 एम्पियर करंट स्क्रीन पे चल रहा है। थ्रू इट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड इज 4 × 10⁻³ वेबर द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलिनॉइड। तो आप जानते हैं ईच टर्न से है तो L इक्वल टू φ/I होगा, N∅/I नहीं होगा, φ/I होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉरी क्या L इक्वल टू φ/I है ना, और कितने टन्स हैं, 1000 टन्स दिए गए हैं आपके, 1000 टन्स दिए गए हैं। और वेबर कितना दिया गया है, वेबर, ठीक है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिया गया, φ इक्वल टू कितना दिया गया, 4 × 10⁻³
वेबर दिया गया है, ये तो दिया गया है। तो अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फाई अपॉन आई हो जाएगा। भाई ईच टन से है तो 1000 टन है, ठीक है, 1000 टन है, हमने थोड़ा सा अलग समझ लिया था, ठीक है। तो 1000 टन है तो n फाई अपॉन कितना है, आई। अब आपको क्या निकालना है, द सेल्फ इंडक्शन। तो बताइए n क्या है, 1000, फाई कितना 4 इंटू 10⁻³ ये क्या है 10 टू पावर कितना, ये सॉरी ये 4 है, कट गया, कितना आ गया 1 हेनरी आ गया, कितना आ गया 1 हेनरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है, बी वाला सही है। अब चलते हैं भाई, देखते हैं 6.9 पे जो 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 6.9 जो 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई 6.9 पे चलते हैं। 6.9 नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए 6.9 नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। करा एन इलेक्ट्रॉन मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन। ये देखिएगा इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये कोई सर्कुलर रिंग है, ऐसे दिया है। इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन। द ABCD इज ए क्वाइल, ABCD, ए यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है। ABCD इज ए क्वाइल, ABCD जो दिया गया वो क्वाइल दिया गया है। What will be the direction of current if any induced in the coil? ठीक है, तो अब इसमें 4 ऑप्शन हैं। The current will reverse its direction as the electron goes past the coil. No current induced, ABCD, ADCB। तो चलिए भाई देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा तो इससे रिलेटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा, देखिएगा ये करंट कैरिंग वायर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर यही करंट कैरिंग वायर रहता तो या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज आपका क्या है इसमें करंट रहता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 कंडीशन हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है तो फ्लक्स तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है तो फ्लक्स तेजी से क्या है, घट रहा है। बताइए भाई फ्लक्स तेजी से घट रहा है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है तो फ्लक्स तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है तो फ्लक्स तेजी से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स तेजी से डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। तो इसका मतलब जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक दिशा होगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या तो क्लॉकवाइज होगी। और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा होगा तो अब करंट की दिशा क्लॉकवाइज हो गई होगी, और अगर क्लॉकवाइज रहा होगा तो करंट की दिशा क्या हो गई होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बीम जैसे जैसे इससे पास कर रही है, ठीक है, वैसे वैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। यानी ए वाला जो ऑप्शन है वह सटीक बैठ रहा है। द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन इसमें सटीक बैठ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 6.10 पे, 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 6.10 एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई है। एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से आता है। 6.10 ये नीट 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ सकता है, ये फिर आ सकता है, इसका नंबर लग सकता है। करा कि ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। देखो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और इसमें ये देखिए ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है भाई। देखिएगा सेमी सर्कुलर कॉइल है इस तरह से, और ये सेमी सर्कुलर कॉइल दिया है। और कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR radius R is the following its plane vertical in the horizontal field B as shown in the figure. The potential difference develop across the ring when its speed is V is कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखिए V स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका रेडियस R है, तो ये बताइए ये पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा। क्या स्मॉल r दिया है, कैपिटल R दिया है, ठीक है, स्मॉल r दिया है, तो 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये V वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए
तीनों या तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए या किसी दो के बीच में थीटा एंगल होना चाहिए। और यदि कोई दो पैरेलल हो गया तो याद रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। तो यहाँ देखो B पैरेलल परपेंडिकुलर टू 2R है और 2R परपेंडिकुलर टू V है। इसका मतलब ये, अगर ये सेमी सर्कुलर लूप यहाँ पर गिर रहा है तो इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, यानी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ याद रखिएगा, ठीक है, इस सेमी सर्कुलर वायर के शेप से इंडिपेंडेंट होता है, इसके शेप पे नहीं डिपेंड करता है, इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, याद रखिएगा बेटा, इस पे डिपेंड करेगा। तो इस पे डिपेंड करेगा। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, E=VBL होता है, E=VB और 2R हो जाएगा। और याद रखिएगा इंड्यूस्ड करंट की दिशा निकालने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंड्यूस्ड करंट होता है। ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंड्यूस्ड करंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने का मतलब ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। तो बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, तो नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, ये देखिए नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ भी वेलोसिटी, बताइए इंड्यूस्ड करंट देख रहे हैं, मिडिल फिंगर हमारी, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट P से R वाया Q होगा, ठीक है, P से R वाया Q होगा, यानी P से R वाया Q होगा। और इंड्यूस्ड करंट जो होती है वह सेल के अंदर वाली करंट होती है। सेल के अंदर वाली करंट का मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी माइनस से प्लस की तरफ, यानी ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और ये हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल, तो इसका कौन सा आंसर सटीक होगा, इसका चौथा आंसर सटीक होगा, 2RBV एंड RH इज एट ए हायर पोटेंशियल, और R जो है हायर पोटेंशियल पे होगा। अब चलते हैं 6.11 पे। चलिए भाई 6.11 बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई 6.11 क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका नीट 2013 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे चल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करा कि वायर लूप इज द रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, मतलब कह रहा है कि एक रिवॉल्यूशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी बार उसकी दिशा चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो वो कितनी बार क्या है चेंज हो रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, चाहे फैराडे डिस्क से देख लेते हैं, चाहे लूप से देख लेते हैं, चाहे रॉड से देख लेते हैं, सब में एक तरह का रहता है, कितनी बार डायरेक्शन इसमें चेंज हो रहा है। तो चलिए कोई स्थिति मानते हैं, जैसे लूप ये है, इस लूप यही लूप है, ठीक है, इस तरह से ये लूप दिया है। इस लूप की कोई भी स्थिति मानते हैं, जैसे ये इस तरह से देखिए, ऐसे ये ऐसे ही यहाँ एक ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, फिर उसी तरह जाते यहाँ लेंगे तो यहाँ लेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के बाद ये देखिए, इसके बाद ये आधा रिवॉल्यूशन फिर यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी बार वह बदलेगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं, मान लीजिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी है, इनवर्ड है, और इस तरह से ये V वेलोसिटी से ये ऐसे चल रहा है, आप ये भी ले सकते हैं। तो अभी देखिए V वेलोसिटी चल रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड ले लो चाहे डाउनवर्ड ले लो, कुछ भी ले लो भाई, ये सब एक ही बात है। अब देखो जरा अपना हाथ लगाओ, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, देखो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। ये देखो जरा, ये वेलोसिटी V ऊपर है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये देखो इंड्यूस्ड करंट ऐसे है, ये देखो मिडिल फिंगर मेरा देखो, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, ये देखिए ये प्लस से लेके माइनस हो गया OA के बीच में। अब आ जाओ जरा यहाँ लगाओ, इसकी दिशा देखना, ईएमएफ की दिशा देखना कैसे है, ठीक है, ईएमएफ की दिशा देखना। अब देखो क्या है, ये इधर आ गया, इधर देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये देखो नीचे की तरफ है, ये देखो इंड्यूस्ड करंट की दिशा देखना, इंड्यूस्ड करंट की दिशा इधर है, तो बोलो भाई इंड्यूस्ड करंट की दिशा इधर है, तो इधर होने का मतलब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। बोलो भाई इसका इंड्यूस्ड करंट का दिशा इधर हो गया, इसका इंड्यूस्ड करंट का दिशा इधर हो गया। अभी बताओ क्या, बताओ एक रिवॉल्यूशन में इसकी दिशा कितनी बार बदल रही है, 2 बार बदल रही है, कितनी बार भाई, एक बार देखो ऐसे है, एक बार ऐसे है, तो एक रिवॉल्यूशन में इसकी दिशा कितनी बार बदल रही है, 2 बार। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन, ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। तो ये हो गया 6.11। फिर चलते हैं 6.12 पे,
चलिए भाई 6.12 पे चलते हैं। 6.12 कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है। चलो भाई 6.1 क्या कहता है, 6.13 कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है। द करंट 2.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द कॉइल I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। इंडक्टेंस L इक्वल टू, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा 5 हेनरी। करा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू LI। ठीक है, अब बताइए LI कितना छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है हर साल। फाई इक्वल टू LI इस साल भी आएगा, मत समझिएगा आप लोगों के साथ कोई दिक्कत होगी या बेईमानी होगी, ऐसा नहीं, ईमानदारी रखेगा। तो कौन सा ऑप्शन बी वाला सही है, कौन सा, बी वाला। फिर चलते हैं 6.13 पे। 6.13 पे चलो भाई 6.13 देखो भाई 6.13 क्या है। 6.13 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू 400 ओम दे रहा है। ठीक है, T इक्वल टू 2 सेकेंड दे रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 50 T² प्लस 4 दे रहा है। ध्यान दीजिएगा 50 T² प्लस 4 दे रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, करा द करंट इन द कॉइल एट T इक्वल टू 2 सेकेंड। करंट इन द कॉइल एट T इक्वल टू 2 सेकेंड करंट आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या इंड्यूस्ड में मिलेगा, E इक्वल टू माइनस d∅dt। मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे T² का क्या होगा 2T यानी 100T और 4 का 0, T की वैल्यू 2 है तो कितना आ गया 200। ये करंट क्या होगा I इक्वल टू E/R। करंट क्या होगा I इक्वल टू, देखिए करंट क्या होगा E/R। E कितना हो गया 200, R कितना हो गया 400 यानी 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हो गया 6.13 का, ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, ए वाला सही है। ठीक है भाई, ए वाला। फिर चलते हैं 6.14 पे। ठीक है, ये भी नीट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 6.14 पे चलो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, कई बार नीट में रिपीट किया है, देखिएगा 2-3 बार सॉल्व पेपर में है। ठीक है, तो 6.14 नीट 2012 का नीट नीति। ठीक है 2012। ठीक है 2012 क्या कर रहा है भाई, करा करंट IT ग्राफ इस प्रकार से दिया है। ये देखिए करंट IT ग्राफ इस प्रकार से दिया है, I और T ग्राफ इस प्रकार से दिया है, ऐसे करा कि EMF और टाइम ग्राफ कैसे होगा, EMF और टाइम ग्राफ कैसे होगा। चलो भाई देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि EMF E इक्वल टू क्या होता है -L di/dt। ठीक है, जहाँ di/dt क्या है, यहाँ पे स्लोप है, स्लोप या इसी को tan थीटा भी कहेंगे। तो इसको मान लेते हैं OA। तो ये बताओ OA का क्या है, OA का क्या है, OA का स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है। इसका मतलब di/dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, di/dt पॉजिटिव होगा। तो di/dt पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब EMF क्या होगा, EMF E इक्वल टू -L di/dt कांस्टेंट और निगेटिव। कांस्टेंट और निगेटिव, कांस्टेंट और क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो कांस्टेंट और निगेटिव हो गया। इसका क्या है, AB का क्या है भाई, AB का स्लोप क्या है, कांस्टेंट और निगेटिव है, और di/dt क्या है, निगेटिव होगा। तो EMF क्या हो जाएगा, EMF -L di/dt यानी +L di/dt और कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब EMF क्या होगा, कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा। कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा, तो कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये तो नीचे उसी तरह दिखाया गया है, इस तरह से बनेगा कि नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अब देखिए ए ऑप्शन तो बनाया नहीं है इस तरह से, बी ऑप्शन बनाया नहीं है, सी ऑप्शन बनाया नहीं है। तो इसने जानते हो क्या किया है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लिया है, डी वाला ऑप्शन। वैसे सही होना चाहिए, वेक्टर इस तरह से डायरेक्शन के साथ ये ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं बनाया है तो हम इस पे भी टिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम इस पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं बनाया है तो, और अगर दोनों दिया होता तो याद रखिएगा बेस्ट ये होता। कौन होता,
बेस्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ दिया है। इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में पुराने जो 2000 पहले के पेपर हैं उनमें आपका क्या ये दोनों दिया है जिसमें इसको बेस्ट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, अगर ये नहीं देता है तो ये सही होगा, लेकिन अगर दोनों देगा तो ये बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो इसका ईएमएफ कांस्टेंट और निगेटिव होगा। ये स्लोप निगेटिव और कांस्टेंट है तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। तो कौन सा सटीक होगा? ये। तो इस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला सही है। कौन सा सही है? डी वाला सही है। अब चलते हैं 6.15, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.15 जब प्री मेंस की परीक्षा होती थी तो साल मेंस में आया था ये। चलिए भाई 6.15 ये आपका मेंस 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। कब का है? मेंस 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो चलिए मेंस 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है कैसे है देख लेते हैं। 6.15 कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिया गया R = 10 ओम और फ्लक्स रेट शोन इन द फिगर फंक्शन ऑफ टाइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी डी फाई आपको फाइंड करना है। IT ग्राफ दिया गया है, IT ग्राफ, ये देखिए 4 है और ये कितना है? 0.1 है। तो चलिए भाई देखिए, आपको R दिया गया है, चेंज ऑफ फ्लक्स फाइंड करना है। तो अभी आपने देखिए इंड्यूस चार्ज जो निकाला था Q = d∅/r निकाला था, और d∅ क्या होता है? QR होता है। क्यों? d∅ QR होता है। जब d∅ QR होता है तो ये देखिए IT ग्राफ दिया गया है। अगर IT ग्राफ का एरिया हम निकालते हैं, याद रखिएगा IT ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो चार्ज निकलता है। IT ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है? चार्ज निकलता है। करंट और टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो चार्ज निकलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। करंट और टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस 0.1, हाइट कितना हो जाएगा? 4, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, यानी कितना हो गया? 2 हो गया, यानी 2 वेबर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ये आपका बी वाला सही है। कौन सही है? IT ग्राफ का एरिया निकालने पे ही हमको चार्ज मिलता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपका इससे पक्का रहेगा, 100% पक्का है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की लड़ाई को जारी रखिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, आए हुए क्वेश्चनों का क्या है सॉल्यूशन आपके पास पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए ओनली 1 या तो नंबर 1। ठीक है, और ऐसा पढ़िए इस बार। ठीक है, मतलब ऐसा पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि इसी बार सिलेक्शन हो। मैंने आपसे बोला भी था इस बार का स्लोगन, बार बार पढ़िए ताकि इस बार आपका नीट में क्या है? बेस्ट सिलेक्शन हो, अच्छा सिलेक्शन हो। पिछले साल की जो भी आपकी कमियां थी, नहीं आप पा पाए थे, कितने बच्चे हमारे पास आते हैं कहते हैं सर 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से रुक गया। तो बेटा याद करिए, इस समय वह है, इसी समय रिजल्ट थोड़े कुछ दिनों के बाद रिजल्ट निकलता है तो आप लोग फिर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज एक अच्छा मौका मिला है, ठीक है, कि आपकी परीक्षा जुलाई में है, अभी भी 2 महीने पास, आज से 60 दिन बचे हुए हैं। आज 26 मई है बेटा। ठीक है, 60 दिन बचे हुए हैं। अगर आप अपने पे आ जाएंगे तो जो चाहेंगे वह कर ले जाएंगे। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अपने माता पिता के लिए एक अच्छा गिफ्ट जो सिलेक्शन का गिफ्ट है, ठीक है, ज़रूर लेके जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।